जय हिंद। आज हम मॉडर्न इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं और हर क्वेश्चन में आपको काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स मिलेंगे, अलग अलग जो भी उससे फैक्ट्स रिलेटेड हैं। तो बहुत अटेंटिवली इसे अटेंड कीजिएगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, जिसे हम जमींदारी सिस्टम भी बोलते थे, 1793 इन बंगाल। तो परमानेंट सेटलमेंट जिसे जमींदारी सिस्टम बोलते थे 1793 में जो आया था इन बंगाल, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो इसके आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए लॉर्ड वॉर्ड मैं नहीं बिलीव करता हूँ लॉर्ड में। ये लोग बहुत ही अत्याचारी थे जो हमें इतने दिन तक बंधक बनाकर रखे थे। तो लॉर्ड जहाँ मैं देखूंगा उसे क्रॉस करता जाऊंगा। तो ये देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम का पार्ट था। उनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम इस तरीके का था। किस तरीके का था? मेनली 3 इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जो कि जमींदारी सिस्टम था जिसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, आपका सेकंड वाला महलवारी सिस्टम था, और एक और था रैयतवारी सिस्टम। देखिए जमींदारी मतलब कोई जमींदार होगा, नाम से समझिए कोई जमींदार होगा, और जमींदार को पावर दिया जाएगा कि तुम लैंडलॉर्ड बन के टैक्स वगैरह कलेक्ट करो और मुझे लाकर उसका पैसा दो। ये जमींदारी में था। महलवारी में क्या था कि एक पूरा गांव को एक महल घोषित कर दिया जाता था। ठीक है, एक विलेज को पूरा पावर था। विलेज कम्युनिटी ओनर ऑफ लैंड कहा जाता था उनको, एक विलेज कम्युनिटी को। और वहीं से विलेज हेडमैन जो होता था, जिसे लंबरदार भी बोलते थे, वो रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करके दिया करता था। रैयतवारी सिस्टम में क्या होगा? रैयत मतलब होता है किसान। तो हर एक किसान खुद डायरेक्टली सेटल करता था अपना जो भी रेवेन्यू था सरकार के साथ। ये रैयतवारी सिस्टम था। सबसे ज़्यादा एरिया रैयतवारी सिस्टम के अंदर था, 51% एरिया, 51% एरिया वॉज अंडर रैयतवारी सिस्टम, 30% एरिया वॉज इन महलवारी सिस्टम, एंड 19% एरिया वॉज इन जमींदारी, दैट इज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब किसने किसने क्या क्या सेटलमेंट स्टार्ट किया? तो देखिए जमींदारी जो है, जमींदारी सिस्टम आपका स्टार्ट किया गया था, कॉर्नवालिस को क्रेडिट जाता है, कॉर्नवालिस को, लेकिन सजेस्ट किए थे जॉन शोर। जॉन शोर सजेस्ट किया था और कॉर्नवालिस के द्वारा। महलवारी सिस्टम जो है, महलवारी सिस्टम आपका ये फाउंड किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा फाउंड किया गया था। किसका सरकार था उस समय? विलियम बेंटिक का सरकार था। ठीक है। रैयतवारी सिस्टम आपका कर्नल रीड के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1792 में, लेकिन इसका इम्प्रोवाइज्ड वर्जन थॉमस मुनरो के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो रैयतवारी में याद रखिएगा थॉमस मुनरो और रीड, आर से रीड। ठीक है, रीड एंड थॉमस मुनरो रैयतवारी। महलवारी विलियम बेंटिक सजेस्टेड बाय हॉल्ट मैकेंजी। जमींदारी सिस्टम बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस सजेस्टेड बाय जॉन शो। याद रखिएगा। अब जमींदारी वाला जो एरिया था मेनली बंगाल, बिहार, बनारस, ये वाला एरिया था, उड़ीसा वाला। महलवारी सिस्टम में पंजाब, सेंट्रल प्रोविंसेस, अवध, दिल्ली, ये सब एरिया था। रैयतवारी में आपका मद्रास, असम, ईस्ट बंगाल, ये सब वाला एरिया था। एक और था सेटलमेंट जागीरदारी सिस्टम, फ्यूडल लॉर्ड्स को जमीन दे दिया जाता था, लैंडलॉर्ड्स को, ये वाला जागीरदारी था। एक इजारेदारी सिस्टम था, ये हेस्टिंग्स के द्वारा लाया गया था, वैरन हेस्टिंग्स के द्वारा। इसमें ऑक्शनिंग का प्रोविजन था। तो ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। फर्स्ट वाइसरॉय इंडिया का कौन था? कैनिंग था। कैनिंग पहला वाइसरॉय भारत का। ठीक, और ये कैनिंग जो था, ये वाइसरॉय पोस्ट इसी के समय इंट्रोड्यूस किया गया था। वाइसरॉय पोस्ट इंट्रोड्यूस जो हुआ था, ये आपका हुआ था बैटल ऑफ 1857 का जो क्रांति हुआ था, 1857 का वॉर हुआ था, उसके बाद वाइसरॉय का पोस्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों किया गया था भाई? ब्रिटेन गवर्नमेंट ना बहुत ज़्यादा विटनेस किया था कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट कर रही, जिसके चलते यहाँ पर ऐसा विद्रोह हुआ था, 1857 का इतना बड़ा क्रांति हुआ था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव को हेड बनाकर भारत में रखेंगे एज अ वाइसरॉय, जो हमें सारा कुछ वहाँ पे मेंटेन रखेगा और हमें सारे इनपुट्स देता रहेगा। तो ये किया गया था। अब कैनिंग के टाइम में ही ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था, लैप्स व्यपगत का सिद्धांत या चूक का सिद्धांत, इसे हटा दिया गया था कैनिंग के द्वारा। याद रखिएगा, कैनिंग हटाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन ऑफ रेलवेज कौन रखा था? देखिए डेलहाउजी जो है ना, डेलहाउजी को मॉडर्न मैन बोलते हैं। ठीक है, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, मॉडर्न मैन। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारे चेंजेस लाए थे। टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस किया था, रेलवेज इंट्रोड्यूस किया था, ये सारा कुछ। तो इसलिए डेलहाउजी को ये क्रेडिट जाता है। डेलहाउजी बहुत ही नटोरियस था। डेलहाउजी बहुत ही एक नटोरियस व्यक्ति था। नटोरियस इस सेंस में था क्योंकि इसने
व्यक्तिगत का सिद्धांत लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में होता क्या था, अगर आपका रियल फाउंडर नहीं है, रियल हेड नहीं है, तो उसे मर्ज कर दिया जाएगा ब्रिटिश इंडिया में। जो भी बच्चे जन्म लिए उनका रियल फाउंडर नहीं है, अगर आप गोद लेते हो अपने संतान को, आपका रियल हेड नहीं है, तब वो ब्रिटिश में मर्ज हो जाएगा। ऐसा एप्लीकेशन इन्होंने चलाया था। एप्लीकेशन में सबसे पहला सतारा बना था इसका 1848 में, फिर जैतपुर, संभलपुर, भागत, उदयपुर, ऐसे बहुत चला गया था। झांसी की रानी का जो देखते हैं हम, तो ये झांसी को भी इसने ऐसे ही कैप्चर किया था। तो ये डलहौजी था। अब आगे देखते हैं कि हु इस्टेब्लिश्ड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता। फोर्ट विलियम जो कॉलेज है, इसे किसने, तो वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था। देखिए, वेलेस्ली ने ही सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट किया था। सहायक संधि वेलेस्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और पहला सहायक संधि पे साइन करने वाला कौन था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद था। फिर मैसूर, तंजौर, ऐसे करके सारे साइन कर देते हैं। तो ये आपका सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट किया था। सब्सिडरी अलायंस में क्या होगा, ब्रिटिश का एक रेसिडेंट आपका दरबार में रहेगा। तो ये सब्सिडरी अलायंस था, और कुछ डिटेल्स थे। बाकी सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था भारत में, तो ये डुप्ले को श्रेय जाता है। डुप्ले इसे कुछ छोटे लेवल पे यूज करता था। डुप्ले, फ्रेंच गवर्नर डुप्ले, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए हम अब आगे चलते हैं। पहला रेलवे लाइन वॉज लेड बिटवीन बॉम्बे एंड थाने इन द ईयर 1853। रेलवे लाइन आपको पता है डलहौजी के टाइम आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ये हमें पता है। डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यूज किया गया था, और इसी के द्वारा रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने चलाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। हु इंट्रोड्यूस द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस। इंडियन प्रेस को चुप कराने के लिए, क्योंकि इंडियन प्रेस बहुत ज़्यादा उस समय वोकल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे थे ना। इंडियन प्रेस में आर्टिकल्स छप रहे थे, बहुत सारे मीटिंग्स के ये सब प्रोसीडिंग्स आपके छापे जाते थे, ताकि गवर्नमेंट में प्रेशर बनाया जाए, लोगों में एक देश की प्रति प्यार, मोहब्बत और क्रांति लाया जाए। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आ गया। ये लिट्टन जो है ना, बहुत ही नटोरियस है, बहुत बदमाश है ये लिट्टन। इसका नाम में ही बोलते हैं लिट्टन द नटोरियस। इसने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था 1878 में। 1878 में वरना उसी समय आर्म्स एक्ट भी लेकर आ गया। अब भाई किया क्या था इसमें, देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या किया इसने, गवर्नमेंट को पूरा पावर दे दिया कि वो कॉन्फिस्केट कर ले न्यूज़पेपर का प्रॉपर्टी और सारा कुछ बंद करवा दे। अगर वो कोई भी सेडिशियस मटेरियल छापते हैं, सरकार को लग गया ना कि ये सरकार के खिलाफ है, तो उसे पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया जाएगा, बंद करवा दिया जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में था। और ये सिर्फ वर्नाकुलर का मतलब ये होता है देसी भाषा, सिर्फ देसी भाषा वाले अखबारों पे था। इसी में अमृत बाजार पत्रिका रातों रात कन्वर्ट होकर इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई कि अब मेरे ऊपर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं लागू होगा। तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आर्म्स एक्ट था इसी तरीके से कि इंडियंस लोग आर्म्स नहीं कैरी कर सकते हैं, किसी भी तरह का वेपन नहीं कैरी कर सकते, लेकिन अंग्रेजों को छूट था, क्योंकि वो तो अंग्रेज थे, वो तो गोरे थे ना, हम तो भूरे थे। तो भूरे के ऊपर लागू होगा, गोरों के ऊपर लागू नहीं होगा। ये लिट्टन जो है ना, इसी ने फेमाइन को इग्नोर करके दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया था। दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया था इसने। सोचिए किस तरीके का आदमी है। देश में भूखमरी से लोग मर रहे थे, फेमाइन आ गया था, लेकिन इसने दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करना उचित समझा। ये नहीं उचित समझा कि यहाँ पर लोगों का सहायता किया जाए, और उसमें करोड़्स एंड करोड़्स ऑफ मनी बर्बाद किया गया। और 1876 में भारत में सीवियर फेमाइन आया था, और इसने 1877 में दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया था। तो ऐसा इनका सोच था। एक और इसने बहुत ही अजब काम किया था कि मैक्सिमम एज जो सिविल सर्विसेज एग्जाम अगर आपको लिखना है, जो आज का यूपीएससी है, तो मैक्सिमम एज क्या कर दिया था, 21 से कम करके 19 कर दिया था। 19 साल में आप यूपीएससी एग्जाम दोगे, सोचिए, सोचकर ही अजीब लगता है। ये मैक्सिमम एज कर दिया था। अब हर एक बुरा काल का अंत होता है, जैसे कोरोना है, कोरोना का भी अंत होगा, फिर से सब जगह खुशहाली फैलेगा। उसी तरीके से लिट्टन का आतंक खत्म होता है, और इसके बाद आ जाते हैं रिपन। जस्ट नेक्स्ट इसके आते हैं रिपन। हु अबॉलिश्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड इंट्रोड्यूस्ड इल्बर्ट बिल। तो ये रिपन था, ठीक है। रिपन को बोलते हैं मोस्ट लव्ड गवर्नर जनरल। सबसे ज़्यादा इसे प्यार दिया गया भारत में, क्योंकि ये बहुत कुछ हद तक अच्छे काम किया बाकियों से कंपैरिजन में। ऐसा तो नहीं कि बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बाकियों से कंपैरिजन में अच्छा काम किया। इसने तुरंत आते साथ रिपील कर दिया आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर एक्ट, जो उसके द्वारा लाया गया था, लिट्टन के द्वारा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, ये सबको इस्टेब्लिश किया।
इसलिए इसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, किसी रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज नोन एज रिपन। इल्बर्ट बिल लेकर आया था ये कि इंडियन जजेस जो हैं वो यूरोपियंस को भी ट्राई कर सकते हैं, यूरोपियन का भी मुकदमा सुन सकते हैं। लेकिन इसको लेकर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया। बंगालीज वुमेन कैसे हमारे जैसे हो पाएंगी, अंग्रेज वुमेन बोलती थी कि ये तो गंवार हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं है। फिर इसी तरीके से मेन का भी सोचना था कि ये तो काले लोग हैं, भूरे लोग हैं, ये कैसे गोरों के मुकाबले कर सकते हैं, ये तो अनपढ़ गंवार हैं, ये तो सांप नचाने वाले लोग हैं। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बहुत तूल पकड़ा और उसके बाद लास्ट में गवर्नमेंट को इसमें सारे प्रावधान एकदम से डाइल्यूट करने पड़े थे और इल्बर्ट बिल जिस मकसद से इन्होंने लाया था वो मकसद नहीं सक्सेसफुल हो पाता है। ये था इल्बर्ट बिल। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इनटू ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल इन 1905? लॉर्ड कर्जन। ये कर्जन के द्वारा लाया गया था 1905 में। बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया था। देखिए बंगाल का पार्टीशन किस लिए किया गया, इनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि हमें अच्छा से शासन करना था इसलिए, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम मेजॉरिटी था, एक तरफ हिंदू मेजॉरिटी था, तो इस तरीके से हमने ऐसा किया। हालांकि इनका मोटिव कुछ और ही था। इनका मोटिव था बंगाल में जो क्रांति उठ रहा था वो क्रांति को ध्वस्त करना, क्रांति को तार तार कर देना 1905 का। लेकिन उसके बाद और भी ज़्यादा क्रांति होता है। आपने देखा था स्वदेशी मूवमेंट इसके बाद जन्म ले लेता है, स्वदेशी बॉयकॉट चलता है। इन विच ईयर दिल्ली वॉज मेड कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कैलकाटा? कैलकाटा से हटाकर दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया। कब? 1911 में। 1911 में हमें पता है क्या हुआ था, दिल्ली दरबार हुआ था। जॉर्ज प्रथम जो राजा थे वो थ्रोन पे बैठे थे और इंडिया का विजिट पे आए थे। विजिट किए थे कहाँ? इंडिया पे विजिट किए थे। और इंडिया का विजिट जब किए थे तो उसी समय कैपिटल ट्रांसफर कर दिया था कलकत्ता से दिल्ली और कैंसिल कर दिए थे पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, बंगाल का पार्टीशन कब कैंसिल किया गया था, कब एनल किया गया था? तो 1911 में कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। तो इन्हें कोशिश कीजिएगा रिवाइज करने का, कोशिश कीजिएगा इन्हें याद करने का। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।